हेलो। आ, क्या मैं लाइव हूँ? कोई साथी मुझे बताएं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है इसीलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ओके। ओके ठीक है, मैं लाइव हो चुकी हूँ और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अच्छा। ओके ओके थैंक ओके ओके थैंक यू। साथियों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और एक बार फिर से अपनी बात शुरू करने से पहले आईएसएफ के तमाम साथियों को और इस फेसबुक से जुड़े तमाम साथियों को जो अभी सुन पा रहे हैं, उन सभी को मेरा इनकलाबी लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज जिस दौर से, जिस क्राइसिस से हम सभी गुजर रहे हैं, अगर हम उस दौर में साइकोलॉजिकली और फिजिकली हर तरीके से हौसला बुलंद रखने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ हों और हौसला बुलंद होंगे। साथियों, अगर मैं कोविड-19 की अगर बात करूं, शुरुआत से अपनी बात को शुरुआत करते हुए, तो अगर मैं 22 मार्च को जब लॉकडाउन जनता कर्फ्यू से शुरू हुई थी, जो सरकारी जनता कर्फ्यू से शुरू हुई थी, एक ऐलान कि जनता कर्फ्यू होगी, उसके बाद इसको कंटिन्यू किया गया, तो हमने देखा कि किस तरीके से चीज़ें सामने आई। जब एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा था, जहां सोवियत कोरिया जैसे देश, स्टेट अपनी महामारी से लड़ने की तैयारियां कर रहा था, वहाँ पे हमारा देश, हमारा भारत जैसा विशाल देश क्या कर रहा था? निजामुद्दीन मरकज की जो स्टोरी थी, मरकज की जो घटना थी, उस घटना पे घटनाओं को उस मीडिया और सरकार सब लोग मिलकर के तोड़ने मरोड़ने का काम किए। जो एक समय था कि जब हम साउथ कोरिया और बाकी देशों में जब लोग अपने अपने देश के लोगों को, अपने समाज के लोगों को अवेयरनेस कैंपेन और अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके सारे पब्लिक, जितने भी पब्लिक स्पेसेस थे, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर जगह, चाहे सिनेमा हॉल हो, मॉल हो, हर जगह उन्होंने पर्चा पोस्टर लगाया और लोगों को बताया, अवेयर कराया कि ये महामारी कोविड-19 महामारी क्या है, इससे कैसे लड़ा जाए, इससे कैसे निपटा जाए, इससे कैसे उबरा जा सकता है। और बहुत ही शर्म और दुख की बात है कि उस समय जब हमारे देश को, हमारे समाज को एक यूनिटी की ज़रूरत थी, एक एकता की ज़रूरत थी, तो हम निजामुद्दीन मरकज जैसी घटनाओं को तोड़ने मोड़ने में और उसको अलग अलग तरीके से आर्टिकुलेट करने में लोग व्यस्त थे। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो एक संविधान है, जिसमें एकता में अनेकता का जो परिचायक है, उसको तोड़ने और उसको झकझोरने का काम किया, जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। और किसी भी समाज के लिए ये कम से कम कहीं से भी सही नहीं हो सकता। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि जब हमारे समाज में, हमारे देश में लोगों को साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक विजन की ज़रूरत थी, ये बताते हुए कि हेल्थ फैसिलिटीज़, ये जानते हुए कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ ऑलरेडी चौपट है, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारे देश की, वो ऑलरेडी चौपट हो चुका है। वैसी स्थिति में बहुत ज़रूरत था कि लोगों को साइंटिफिक व्यू से बीमारियों से लड़ने के बारे में, उनकी जागरूकता को लेकर के बात की जाए। लेकिन तब हम क्या कर रहे थे? जो मेक इन इंडिया, जो सरकार मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से सरकार में चुन के आती है, वो मेक इन इंडिया के यूथ से, मेक इन इंडिया के लोगों से थाली ताली और दिए जलाने का काम करती है। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पे हमें साइंटिफिक विजन की ज़रूरत हो तो हमारे हाथ में थाली ताली और घंटी पकड़ा दिया जाए? नहीं, कतई नहीं। शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने या भगत सिंह ने या हमारी जो स्ट्रगल है उसके विज़न में कभी ये शामिल नहीं था। हम हमेशा ही समानता की लड़ाई करते आए हैं, हमेशा ही साइंटिफिक विज़न और साइंटिफिक सोसाइटी की मांग करते आए हैं। और वो थाली ताली किस लिए बजाया गया? कि ये कह करके कि कोरोना वॉरियर्स के लिए है। अगर मैं कोरोना वॉरियर्स की बात करूं, हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ वर्कर्स की बात करूं, तो हमें अच्छे से हर किसी को ये पता है कि किस तरीके से पीपीई
किट मांगे जाने पर इन लोगों के साथ रवैया किया गया। जब डॉक्टर्स को जब हमारे हेल्थ वर्कर्स को पीपीई किट की ज़रूरत थी, हमारे इस जो संक्रमित चैन था उसको सही तरीके से स्क्रीनिंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, तो हमारी जो सरकार है वो उसे भगवान साबित करती है। और मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली और जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि ये भगवान साबित करने के पीछे सिर्फ एक ही मंशा मुझे जो समझ में आती है वो ये है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को भगवान महान घोषित करने के बाद उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो जो मांग कर रहा है, जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता, जैसे डॉक्टर्स जो पीपीई किट की मांग कर रहे हैं, उसको हमने डॉक्टर्स कह करके उसकी जो ज़रूरतें थी, जो उसकी मूलभूत समस्याएं हैं, उससे पीछा छुड़ाने का काम इस सरकार ने किया। और जब हमने ये देखा कि आगे जा कर के जब हमारे कोरोना वॉरियर्स इफेक्टेड होने लगे, जब वो खुद संक्रमित होने लगे, तब उनको उस समय भी उनको उचित सुविधाएं नहीं दे करके उन पे फूलों की वर्षा की जाती है। ये आप और हम तय आज करना चाहिए हमें कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारी जो सामाजिक राजनीतिक समझ है, हमारी जो देखने समझने की जो समझ है, वो किस दिशा में जा रहा है, हम अपने देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। उससे आगे की अगर हम बात करें तो मैं बिहार AISF पेज से भी हूँ और मैं बिहार से भी हूँ। और जब मैंने ये देखा कि मेरे बिहार के राज्य में जब लोग भूखमरी, हताशा, निराशा और दुखी थे, जब उन्हें अनाज की ज़रूरत थी, जब उनको एक सोशल सिक्योरिटी, एक हेल्थ सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, तो हमारी सरकार ने एक वर्चुअल रैली करके 144 करोड़ का उनको राशन न दे करके भाषण देने का काम किया। ये इतनी ही शर्मनाक सरकार है जिसको समझने और जानने में मुझे नहीं लगता कि इस कोविड-19 ने कोई भी कसर छोड़ा है। अगर मैं कोविड-19 में की अगर बात करें तो अभी जब लॉकडाउन से कुछ दिन पहले या उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, MA BA ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, महिलाएं, औरतें, बूढ़े, तमाम 90% लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, उसमें से अधिकांशतः लेबर बाहर निकले, सड़क पे थे, चल रहे थे, कट रहे थे, उनकी दुर्घटनाएं हो रही थी कहीं चलते हुए, कभी बस से, कभी रोड एक्सीडेंट में, कभी एक खबर पढ़ा जिसमें माँ अपने बच्चों के साथ पूल से कूद करके जान दे देती हैं। ऐसी असंवेदनाएं, मतलब इतनी ज़्यादा संवेदनशील घटनाएं हमारे सामने आई, इतनी सारी तकलीफ़ों को हमने देखा। और हमें उम्मीद था कि जब 14 हमारे मजदूर जो इस देश को संभालने का काम करते हैं, जब वो रेलवे से कट जाते हैं और जब उसके कुछ ही दिन बाद जब हमारे मोदी जी आते हैं, तो हमें विश्वास था, एक भरोसा था इस सरकार पे कि कम से कम इस महामारी में ये हमें निकाल के लेके जाएगा। और ऐसे में जब लोगों को एक विश्वास की ज़रूरत थी इस सिस्टम से, इस सरकार से, एक भरोसे की उम्मीद से सब लेकर के देख रहा था, तब ये आते हैं और हमें आत्मनिर्भरता और अवसर का पाठ पढ़ाते हैं। ये बेहद ही दिल को झकझोरने वाली घटना थी। ये इनके भाषणों को सुन करके काफ़ी दिनों तक, 2-3 दिनों तक लगा कि दिमाग सन्न हो गया, कि इतना ज़्यादा हेल्पलेस महसूस हुआ कि लोग सड़क पे थे, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, लोग कट के मर रहे थे, गिर के मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे हमारे देश के नौजवान, किसान, मजदूर। और हमें आत्मनिर्भरता और अवसर का पाठ पढ़ाया जाता है। हमें जब राज्य से, हमारे जो स्टेट से, हमारी जो चुनी हुई सरकार है इस डेमोक्रेसी में, जब उनसे ये उम्मीद थी कि वो हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, हमारी जो परेशानियां हैं उसको समझेंगे, तो हमें अवसर का पाठ पढ़ाते हैं। और अवसर, मुझे लगता है कि क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में शायद हिटलर के बाद हमारी सरकार ही देख रहा होगा, क्योंकि इस बात को समझने में बिल्कुल भी हैरत नहीं होती कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन या कोई आदमी किसी क्राइसिस में फंसे लोगों को, किसी दुख तकलीफ में फंसे लोगों को अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे देख सकता है, एक अवसर के रूप में कैसे देख सकता है।
क्योंकि हमें समझना पड़ेगा इनको समझने के लिए, मोदी को समझने के लिए, या फिर इनके जो स्ट्रक्चर्ड हैं, इनके जो आइडियोलॉजी है, उनको समझने के लिए अगर कभी भी दिक्कत होती है तो मुझे लगता है कि हिटलर का जो एक पैटर्न था जर्मनी में, जो 1929 का अगर हम हिस्ट्री जानते हैं और पढ़े हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1929 में भी एक ग्लोबल रिसेशन आया था, इकोनॉमिक रिसेशन आया था, जिसको हिटलर ने भी एक अवसर के रूप में देखा और उसने वहाँ के जो तमाम लोग थे, जो दुख में थे, जो तकलीफ में थे, जो भूखमरी और बेरोजगारी के सिकंजे में थे, उनको अपने भाषणों से यह विश्वास दिलाया कि वो अपने बारे में नहीं, सिर्फ उनके बारे में सोचता है और वो पूरी मजबूती के साथ रूल करता है जर्मन को। और उसने जिस तरीके से चीज़ों को जिस नफरत की आग को उसने फैलाने का काम किया, जो एक मानसिकता थी लोगों के अंदर, एक जो भावनाएं थी, उसको उभार करके कैसे उसने अपने फेवर में किया, ये समझने और सीखने की ज़रूरत है। हमारी शिक्षा हमें सिर्फ यही नहीं बतलाती कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, नहीं, हमें ये समझने और सीखने के लिए मजबूर भी करती है कि ऐसा क्या था कि 60 लाख यहूदियों का जर्मनी में मौत हो जाता है और किसी को भी बुरा नहीं लगता। उस तरीके से सबको लगता है कि ठीक है, सामान्य लगता है, नॉर्मल लगता है। ये नफरत, ये मानसिकता, जब मैं हिटलर की बात कर रही हूँ तो कोई एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक मानसिकता, एक विचारधारा की बात कर रही हूँ, क्योंकि हिटलर एक अकेला हिटलर नहीं था। हिटलर या कोई भी जो फासिज्म आया है वो अकेले नहीं आया है, वो तमाम इस तरह के जो झूठे ढकोसले जो हथियार हैं, जो एक फीलिंग्स है नेशनलिज्म के साथ, उसको अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन के साथ आते हैं, उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को, युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन फेल हुआ है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, अगर लोगों को एनालिटिकल नहीं बनाएंगे, लोगों में एक साइंटिफिक विजन का डेवलप नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है कि उनको इस तरह के झूठे वादे, इस तरह के भड़काऊ भाषण से आप बचा ले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आज देखा जा रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को हमें समझने की ज़रूरत है कि ये अपॉर्चुनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लाया है। तो हमें देखते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अभी सीए को लाया, सीए को समझने के लिए अगर आपको इतिहास में जाना है और हिटलर से सीख लेनी है, तो हिटलर ने भी एक रूल लाया था 1935 में, उसको न्यूरेमबर्ग लॉज बोलते थे, और उसमें उसने कहा कि इससे यहूदियों को कोई दिक्कत नहीं है, ये एक मामूली फॉर्मेलिटीज़ है जानकारी के लिए, और उसका हस्ल, उसका परिणाम हम सबके सामने है, इतिहास गवाह है, इतिहास हमें बताता भी है और सचेत भी करता है। इसी तरीके से जब आज अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, इस क्राइसिस में जब लोगों की ज़रूरत है, और इस लोगों की ज़रूरत के संदर्भ में मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहती हूँ कि एक साइकोलॉजिकली भी चीज़ों को जिस तरीके से डराया गया है, जैसे कि मुझे लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग ना करके यहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का अगर इस्तेमाल किया जाता और सोशल यूनिटी की बात की जाती तो इतना इनसिक्योरिटी हमारे बीच नहीं होती। आज पहले से ही लोग इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, बाजारवाद की तरफ बढ़ रहे थे, और ऐसे में इस तरह का जो एक वर्ड आप यूज करते हैं ये बहुत बहुत लंबे टाइम तक लोगों के मानसिकता में पड़ी बनी रह जाती है, जिसको यूज करने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले हमें इनके बारे में सही तरीके से समझ जान लेना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी था, लेकिन सोशल यूनिटी बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो है महामारी और सामाजिक परिवर्तन। इस संदर्भ में अगर मैं आगे अपनी बात करूं, ये बहस बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि ये बहस उस समय में किया जा रहा है जब हमारी सरकार इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है। ये बहस इसलिए भी ज़रूरी था कि ये बहस ने कई ग्लोबल लेवल पे और हमारे स्टेट मीन्स देश के लेवल पे भी बहुत सारी स्थापित संस्थाओं और मान्यताओं को रिजेक्ट करने का काम किया है। ये बाजार, कैपिटलिज्म, मार्केटिज्म,
जो हमने मार्केटिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो लोगों के अंदर डाला जा रहा था कि हमारी ज़रूरत के तमाम चीज़, हमारी ज़रूरत के हर सुख सुविधा, हर समस्याओं का समाधान बाज़ार में उपलब्ध है। कोविड-19 में जब पूरा बाज़ार बंद हुआ और जब बाज़ार ने अपना हाथ पीछे किया, तो हमें समझ में आया कि हमारे लिए बाज़ार और निजीकरण से ज़्यादा ज़रूरी था कि हम अपने हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी सरकार की, वो पब्लिक प्रॉपर्टी में होती, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में होती, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में होती। आज जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, जब पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, तो भारत देश जैसे विशाल देश के लिए ये एक और चुनौती बन के आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एजुकेशन की कमी भी है और हम इस बीमारी को संसाधनों के अभाव में लड़ रहे हैं, जहाँ पे ना तो हमारे पास ढंग के और पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल्स हैं और ना ही हमारे पास हेल्थ वर्कर्स हैं। ऐसे में जब हम कोरोना से लड़ने जाते हैं, जब हम इस एपेडेमिक से लड़ रहे हैं, तो ये जो एक धारणा थी, एक जो कॉन्सेप्ट है, जो एक हमारा AISF का एक डिमांड रहा है कि पब्लिक जो फंडेड इंस्टीट्यूशन है, जो पब्लिक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, या फिर वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में हो। हमने देखा कि किस तरीके से जब महामारी फैली और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि वो किसी भी तरीके से इतने कम फीस में, इतने कम लो बजट में स्क्रीनिंग टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं थे। तो यही टूटा फूटा, यही जिस सरकारी अस्पतालों को लोग जाने से बचते हैं, जो उसको कभी उसकी भलाई के लिए बहुत हद तक जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, जिस स्टेट ने कभी इसकी प्राथमिकता नहीं दी, इस बारे में गंभीरता से नहीं लिया, हम उस पर आज आश्रित हैं। और एक ये भी आजकल चल रहा है एक मैसेज कि प्राइवेट में गए तो जीवन से हाथ धो बैठेंगे, सरकारी में गए तो जीवन से हाथ धो बैठेंगे और प्राइवेट में गए तो संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए घर में बैठिए और हाथ धुलते रहिए। ये इसमें मेरी एक और थोड़ी सी आपत्ति है। मैं मानती, ये अभी के दौर में नहीं, ये एक तरीके का जो नोशन, एक आइडिया दिमाग में धीरे धीरे लोगों को भरा जा रहा है कि सरकारी जो संस्थाएं होती हैं या जो इंस्टीट्यूशन है वो बेकार है, उसको बंद हो जाना चाहिए, वो कोई काम का नहीं है, वो किसी भी तरीके से हमारे डेवलप्ड सोसाइटी के लायक नहीं है, और हमें सारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर हम कोरोना से संक्रमित होते हैं, तो आज हमारे सामने अगर ऑप्शन है तो वो है सरकारी अस्पतालों का, सरकारी डॉक्टर्स का, सरकारी नर्स का, जो आज भी हमारे लिए जान पे खेल करके हमारी टेस्टिंग, हमारी इलाज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो प्राइवेटाइजेशन जो बात आ रही थी, जैसे कि एक अमेरिकन मॉडल पे जिस तरीके से आयुष्मान भारत को हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे पेश किया गया और बताया गया कि सालाना एक आदमी को 5 लाख रुपए तक सरकार इन्वेस्ट करेगी। जब मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पे और हाँ, एक उस आयुष्मान इंश्योरेंस बीमा है, इंश्योरेंस है, उसमें ये कहता है कि डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है, चाहे उसमें मेडिसिन हो या फिर टेस्टिंग हो, वो उसमें शामिल नहीं होगा। अगर आप एडमिट हो जाते हैं उसके बाद से वो 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो इसको भी समझने की ज़रूरत है, ये कितना अपने आप में धोखाधड़ी का एक कॉन्सेप्ट लिए हुए है, ये किस तरीके से लोगों को बहकाने की बात कर रहा है, किस तरीके से लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है चीज़ों को लेकर के। और साथ ही आज जब हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जब सरकार ने मान्यता दे दिया है कि आप भी टेस्ट कर सकते हैं, आप भी इलाज कर सकते हैं, तो इसमें एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या इनका जो फीस है, इनकी जो फीस है, वो हम पे करने के पोजीशन में हैं? क्या हमारी आर्थिक स्थिति
या हम इस तरह है कि हम प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उसमें भर्ती हों और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करा सकें। तो मुझे लगता है कि चंद भर लोग, मुट्ठी भर लोग हैं इस देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनके ही लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, जब हमने देखा कि जब अगर हम रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, वहाँ पे जहाँ पे 80% लोग, आज भी हमारे देश के 80% लोग बसते हैं, वहाँ का अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो ऑलरेडी बहुत ही चौपट कंडीशन में है, बहुत ही बुरे कंडीशन में है। और उसको अगर आप अस्पताल नहीं करके बूचर खाना भी कहें तो कम, मतलब ठीक है, कोई गलत नहीं है। ऐसी स्थिति में जहाँ पे ना ढंग के डॉक्टर्स हैं, ना इक्विपमेंट्स हैं, ना फैसिलिटीज़ हैं, वैसे में अगर ग्रामीण स्तर पे कोई सामने आया जो महामारी से को रोकने के चुनौती का सामना करते हुए दिखा, वो इस सरकार के मान्यता प्राप्त 2 संगठन थे, एक आशा कर्मी और दूसरा आंगनवाड़ी सेविका। और दोनों के बारे में मैं बता दूं कि दोनों ही सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था हैं और वो वॉलंटियर हैं, ना कि वर्कर्स की श्रेणी से उनको बाहर रखा गया है, ताकि उनका जो वर्कर्स का जो एक डिमांड है मिनिमम वेजेस का, उससे वो अलग रहें। और जो आशा कर्मी हैं वो उनको जो पैसा दिया जाता है, उनकी कोई सैलरी नहीं है, वो उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है काम के बदले। और जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, उनका मानदेय का जो मुद्दा है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है और बहुत ही कम है और उनको कभी भी समय से नहीं दिया जाता। लेकिन इन दोनों को हमेशा ही नज़रअंदाज करके रखा गया। या अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ या पब्लिक मेडिकल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमेशा से ही नज़रअंदाज करके रखा गया है और हमने कभी उस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। बिहार से होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि हमारे स्टेट ने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। हम तो नॉर्मल दिनों में पीएमसीएच जाने से डरते हैं। आज कोविड के टाइम में वहाँ जाने सोच करके भी डर लगता है कि वहाँ का हालात क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर आज किसी को कोविड-19 होता है तो हम वहाँ जाने के लिए ही मजबूर हैं, क्योंकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते। तो हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर वो अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी जो हमारी पब्लिक सिस्टम है उस पे ही हम इस कोविड-19 में भी आश्रित हैं। आगे अगर हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा, लोग बेरोजगार हुए। इस भूखमरी में जब लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था, लोग भूखे सो रहे थे, जीवन कठिन से कठिन बनता जा रहा था, तो इस सिस्टम में अगर भूखमरी से किसी ने कुछ हद तक भी बचाने का काम किया है तो मैं पीडीएस को उसका श्रेय देना चाहती हूँ। जो पीडीएस एक ऐसी संस्था है जिसको गांव में कोटा बोलते हैं, और कोटा में जो मुख्य अनाज है, अनाज के रूप में गेहूँ, चावल, चीनी और तेल दिया जाता है सर, जो उसकी वो सब्सिडी के मूल्य पे, सब्सिडी के आधार पे बीपीएल और एपीएल के लोगों को दिया जाता है। और हम हमेशा इस बात की दलीलें दी गई, इस सिस्टम ने इस बात का दलील दिया, इस यहाँ के लोगों को ये लगा कि पीडीएस जैसी संस्था को या तो बंद हो जानी चाहिए जो बहुत ही करप्ट है, या फिर जो इसके लाभार्थी हैं उसको डायरेक्ट उनको पैसा दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डीलर जो है वो बहुत करप्शन करते हैं। इस बात से मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई गलत है। डीलर भी गलत हो सकते हैं, उन्होंने भी करप्शन किया होगा, लेकिन हम इस चीज़ को बोलते हुए हम आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहते हैं कि जब भी हमारी सरकारी सिस्टम में सरकारी जो प्रणाली है काम करने की, या सोशल वेलफेयर की जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा उसको करप्शन से जोड़ते हुए उसको कहते हैं इसको बंद कर देना चाहिए, ये करप्ट हो चुका है। करप्शन कौन कर रहा है? कौन लोग करप्शन कर रहे हैं?
अगर इसको खंगाला जाए तो देखेंगे कि जो लोग निजीकरण का सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट कर रहे हैं, वो सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि सरकारी संस्थाएं बेकार हो चुकी है। आज अगर पीडीएस जैसी सिस्टम हमारे साथ, हमारे बीच, हमारे समाज में नहीं होती तो लोगों को अनाज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता। पीडीएस का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी बुनियाद पे था कि एक सामाजिक वितरण प्रणाली थी, जिसमें ये कहा गया कि समाज में जो सबसे अंतिम लोग हैं उन तक भी हम अनाज पहुंचाएंगे और एक सामाजिक जो हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक जो समानता की हम बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम इस अवधारणा से पीडीएस को जोड़ते हुए लेके आए थे। उसके आगे अगर हम बात करें, जब रोजगार ख़त्म हो गया, जब लोग लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, जब लोग सड़क पे थे, लोगों के पास काम नहीं था, तो मनरेगा सामने आया। मनरेगा ने लोगों को काम दिया और हालांकि मनरेगा को लेकर के भी बहुत सारे विवाद उठे, बहुत सारी मांगे हुई कि मनरेगा में बहुत करप्शन है, 100 डेज का ये वादा करता है लेकिन 100 डेज तक का ये काम नहीं देता, और उससे ये भी होता है कि अगर आप 100 डेज तक काम नहीं देते हैं, इसके बावजूद भी आपको वर्कर्स को पैसा देना होता है जो सरकार नहीं देती है, इवन वो 100 डेज का काम भी नहीं लेती। ऐसे में भी अगर मनरेगा नहीं होता तो आज जिस तरीके से हमारे देश के नौजवान जो सड़कों से होते हुए अपने गांव पहुंचे हैं, मनरेगा पे आश्रित हैं। उनको लगता है कि यही टूटा फूटा सरकारी जो तंत्र है ये हमें जीवन बचाने में कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज जब ई लर्निंग की बात की जा रही है, जब स्कूलों को ई लर्निंग के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी इस बात का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, ये कुछ नया है। ये बिल्कुल भी नया नहीं है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है, न्यू ई लर्निंग। और ई लर्निंग के माध्यम से अगर ई लर्निंग के कॉन्सेप्ट को हम समझें कुछ हद तक, जैसे महामारी के टाइम में या कुछ इन तरह के क्राइसिसों में, अगर हम ई लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है या अभी के टाइम में अगर हम ई लर्निंग को लेकर आते हैं तो कुछ हद तक ये सही है, या अभी के इस नाजुक हालात में ये सही है। लेकिन अगर सामान्य स्तर पे अगर इसको लगातार लागू करने की अगर जिस तरीके से बात हो रही है, ये खतरनाक है। इसमें दो तीन पर्सपेक्टिव जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ई लर्निंग का, इसमें अनअनाउंस्ड तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सबसे पिछड़े और गरीबी से जूझ रहे लोग हैं, उनके बच्चे को, उनके लोगों को हमेशा के लिए एजुकेशन से बायकॉट करने का पूरा पैटर्न सेट किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास ना उतनी फैसिलिटीज होगी और ना वो पढ़ पाएंगे। और ये भी एक कैपिटलिज्म का एक अप्रोच रहा है कि लोग अगर कम पढ़े लिखे रहेंगे तो उनको मजदूर बनाने में और मजदूरों का शोषण करने में उनको आसानी होगा। अब आगे ई लर्निंग की एक और खामियां हैं। जब हम क्लास में जाते हैं या हम जब टीचरों और स्टूडेंट्स के बीच में जब एक बातचीत होती है, जब डिबेट डिस्कशन में जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन हम मानते हैं कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है और एजुकेशन तो ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में प्रिविलेज्ड रहा है। सबको एजुकेशन नहीं मिलता। एजुकेशन इज़ वेरी प्रिविलेज्ड, वेरी वेरी प्रिविलेज्ड, क्योंकि हमने देखा कि मेरे साथ पढ़ने वाली बहुत सारे लड़के लड़कियां पीछे छूट गए। इसलिए नहीं कि उनके अंदर योग्यता नहीं थी या वो कर नहीं सकते थे, उनके पास संसाधन नहीं था, उनके पास मौके नहीं थे, वो सब छूटते चले गए। और कितने कम लोगों को मौका मिलता है कि वो हायर एजुकेशन ले सकें। और इस मायने में जब हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड हैं और इस चीज़ की जिम्मेदारी भी लेते हैं कि हम जो ये हमारा जो संगठन है या ऐसे जो हमेशा से ये मांग करते रहा है कि केजी से पीजी तक की पढ़ाई
मुफ्त होनी चाहिए, लोगों को मुफ्त एजुकेशन दो, क्योंकि एजुकेशन कोई कमोडिटी नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है कि आप किसी को किसी पैसे के बदले आप उसको देंगे। ये आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को भीड़ का हिस्सा मत बनाइए, आप अपनी मंशा को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल मत करिए। आपकी सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, उस देश के युवाओं को एक बेहतर से बेहतर भविष्य दे, एक बेहतर से बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने में उसकी मदद करे। रिसर्च और कॉलेजेस और स्कूल्स को खोले, ना कि कॉलेजेस का सिर्फ नाम बदल करके चौड़ाई लेकर के घूमें। और अगर कॉलेज की बात छोड़ दे, अगर स्कूल की मैं बात करूं, तो स्कूल के सिस्टम स्कूल पैटर्न पे तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को कुछ हद तक इंगेज करने के अलावा बहुत हद तक आप उसको ई लर्निंग से कुछ नहीं सिखा पाते हैं। तो और इसके आगे अगर हम देखते हैं, जिस तरीके से हमने देखा तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हायर एजुकेशन में इन्होंने फंड कट किया, जो सीट कट किया, वो उस चीज़ को भी ई लर्निंग से जोड़ने की और समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो मानते ही नहीं कि हायर एजुकेशन हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन हमारे सोसाइटी का बैकबोन है। किसी भी सोसाइटी को रियल डेवलपमेंट की अगर ज़रूरत है तो वो एजुकेशन ला सकता है, क्योंकि ये समझते हैं, इनका मानना है कि अगर लोग एजुकेट हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल से इनको दिक्कत है क्योंकि इनके पास सवालों का जवाब नहीं है। ये सिर्फ भावनाओं के साथ खेलना जानते हैं। तो आज जिस तरीके से चीज़ें सामने आई और हमने एक एक करके कैपिटलिज्म का या बाज़ार का जो एक कॉन्सेप्ट था, जो लोगों के अंदर ये नोशन, ये आइडिया भरने का काम कर रहा था कि बाज़ार और कैपिटलिज्म के पास हर चीज़ का समाधान है, वो फेल होता हुआ नज़र आया। इस एपिडेमिक कोविड-19 ने कैपिटलिज्म के चेहरे को अनकवर करने का काम किया। उसने बताया कि आज जब हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं और जब हमें स्टेट की भरोसे की हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल भी हो, हमें ज़रूरत है। तो ये हम पे दमन कर रहे हैं। ये तमाम उन स्ट्रगल को दमन कर देना चाहते हैं जो इनके खिलाफ, या इनके खिलाफ ना भी, खिलाफ तो ये समझते हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, हमारा जो भी स्ट्रगल रहा है इनके खिलाफ नहीं रहा है। हम मोदी के खिलाफ या राइट विंग के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ हैं उस मानसिकता के जो राइट विंग जिस तरीके से चीज़ों को लेकर के आती है, उस खिलाफ है कि हम विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। राइट विंग की जो एक विचारधारा रही है, जो ये कहती है कि सवाल करना गलत है, जो ये कहती है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, हम उसके विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसा समाज हमारे बीच हो, हम ऐसे समाज का गठन करें जिसमें समानता हो, जिसमें सबको मौका मिले। हमारा स्ट्रगल इस बात का होता है कि जहाँ पे सवाल पूछने की आज़ादी हो, और सरकार को तो चाहिए था कि ऐसे जो सवाल आ रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से या जन आंदोलनों से जो सवाल उठ रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए था, उसको शामिल करना चाहिए था। आप तो राष्ट्र की इतनी चिंता करते हैं, फिर हम भी तो राष्ट्र से जुड़े ही सवाल, हम समाज से जुड़े सवाल को जब उठाते हैं तो आप हमें राष्ट्र विरोधी करार करते हैं। ये बड़ा ही कंट्राडिक्शन चीज़ें हैं। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोविड-19 से लड़ने के बजाय सरकार जन आंदोलनों के से जुड़े जो कार्यकर्ताएं हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उसके साथ लड़ रही हैं। उसका सीधा साधा उदाहरण है यूएपीए एक्ट लाना। जब कोविड-19 से लड़ने की ज़रूरत थी तो सरकार ने यूएपीए एक्ट लाया, और यूएपीए एक्ट का अगर मोटा मोटी संक्षिप्त रूप में अगर उसको समझा जाए तो यूएपीए कहता है कि सरकार को अगर किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में कोट एंड कोट यकीन हो जाए कि वो किसी भी आतंकवाद घटनाओं से या आतंकवाद
आतंकवाद के से जुड़ा हुआ है तो वो आतंकवादी करार दिया जाएगा। और हैरत की बात है कि इसमें ये कहा गया है, ये माना जाता है कि इसके लिए कोई सबूत या गवाह की ज़रूरत नहीं है। कोट एंड कोट यकीन से ही ये तय हो जाएगा कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। तो ऐसे दौर में जब इतने ज़्यादा हर तरीके से अटैक हो रहे हैं, हर तरीके से लोगों को कमज़ोर और उनके स्ट्रगल को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही हैं जो कि कहीं से भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी, वैसे में ज़रूरी है कि जब हम इस महामारी से निकल रहे हैं, इस महामारी से जब बाहर निकले, जब इस समाज जब एक समानता के तरफ बढ़ेगा तो हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा समाज हमें कैसा चाहिए। क्या हमें हमारा समाज पूंजीपतियों का समाज हो जिसमें चंद लोगों की ही विकास होता रहे और बाकी लोग सड़क पे हों, रोड पे मारे जाएं और लोगों पे अत्याचार हो, दमन हो? क्या हम ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं? ऐसे समाज को देखना पसंद करेंगे? या क्या यह हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर थे या गांधी थे या सावित्रीबाई फूले ने कभी ऐसे समाज के सपनों का कल्पना किया होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। आज जब हम एपेडेमिक से बाहर निकले या निकल रहे हैं या निकलेंगे तो हमें ये तय करते हुए निकलना पड़ेगा कि हमारा समाज कैसा हो। और बात को मैं ख़त्म करने से पहले एक बार केरल मॉडल पे भी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। हम सब ने देखा कि केरल मॉडल किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ। हालांकि ये मीडिया या कहीं और जिस तरीके से और सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है उस तरीके से नहीं लाई गई, लेकिन मैं केरल मॉडल को और वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा को सैल्यूट करती हूँ। और वो हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे अभी विश्व के लिए एक इंस्पायरेशन, एक बेमिसाल मॉडल के रूप में वो हमारे सामने हैं। हम जब देखते हैं कि केरल मॉडल क्यों सक्सेसफुल हुआ, उसके पास कोई मैजिक स्टिक नहीं था, उसने कोई चमत्कार नहीं किया। उसके पास बरसों से जो शुरू से की जाने वाली दो चीज़ों पे एक समझ क्लियर थी, उनका इन्वेस्टमेंट क्लियर था। वो था पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ सिस्टम। उन्होंने पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को तवज्जो दिया। उन्होंने उसकी प्राथमिकता को समझा और उनको लगा कि नहीं, समाज की बढ़ोतरी के लिए पब्लिक सेक्टर का होना प्राइवेट सेक्टर से कई गुना ज़्यादा है। अगर केरल मॉडल पे थोड़ा और बात किया जाए तो हम ये देखते हैं कि आज केरल में 8 मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, 2 बन रहे हैं और वहाँ हर पंचायत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और जिला में एक सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्था है, जहाँ पे लोगों को, जहाँ वहाँ के जो अस्पतालें हैं वो हमारे यहाँ के अच्छे अस्पतालों की तुलना में हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि वहाँ की जो एजुकेशन है जो काफ़ी मजबूत है, जो जनगणना 2011 के तहत भी ये दिखाता है कि वो लोग 94% लोग वहाँ पे साक्षर हैं, जो दोनों तरीके से कोविड-19 को लड़ने में मजबूती का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर कोरोना मॉडल, अगर हम केरल मॉडल पे थोड़ा और देखें तो देखते हैं कि वहाँ पे सबसे पहले 27 जनवरी को केस आया। चाइना के वुहान से एक मेडिकल स्टूडेंट लौट के आता है केरल, और वो अगर मेडिकल स्टूडेंट लौट के आता है और वो हमारे देश का पहला संक्रमित व्यक्ति है, स्टूडेंट होता है। और 27 जनवरी को जब पहला व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है कोरोना में, उसके तुरंत बाद 4 फरवरी को हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पे मीटिंग करती हैं और कोरोना महामारी को राज्य स्तरीय आपदा के रूप में घोषित करती हैं। और मार्च के
फर्स्ट वीक से ही स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। जितने भी सरकारी जगह थी वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई। जितने भी धार्मिक संस्थान थे वहाँ के जो धार्मिक जो लीडर थे उनसे बात की गई और वहाँ को बंद कराया गया। हर आने वाले लोगों का केंद्र सरकार के निर्देश से पहले वहाँ के लोगों ने वहाँ आने वाले लोगों का स्क्रीनिंग टेस्टिंग शुरू कर दिया, लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। और वहाँ पे जब भूखमरी बढ़ी तो वहाँ पे कम्युनिटी किचन भी चलाया गया। और आज भी कम्युनिटी किचन जो 20 रुपये में 40,000 लोगों को खाना बांटने का काम कर रही है। और ये वही मॉडल है। इस मॉडल को बताते समय ये प्राउड फील करना चाहिए हम सभी को कि हमारे देश में केरल ने एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसको WHO ने भी कहा है कि ये एक सक्सेस स्टोरी है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड डॉक्टर रमन कहते हैं कि ये एक अच्छे मॉडलों में से एक है। श्रीलंका की पूर्व जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने लेटर लिखा हेल्थ मिनिस्टर के सैलजा को और उन्होंने कहा कि आपने वो कर दिखाया कि सीमित संसाधनों में भी महामारी से कैसे लड़ा जाता है। और हम इस चीज़ को बोलते हुए भी एक बात और भी कहना चाहते हैं कि जब हमें याद होगा कि जब कोविड-19 को लेकर के जब लॉकडाउन की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी 24 मार्च को, तो उस समय देश में हमारे टोटल केसेज 564 थे और सबसे ज़्यादा केरल में था 107 और महाराष्ट्र में 101। लेकिन आज अगर आप इस डाटा को देखें तो आपको पता चलेगा कि केरल ने किस तरीके से अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन के दो ऐसे पिलर के वजह से, इस दो महत्वपूर्ण पिलर के वजह से इस बीमारी से लड़ने में सक्सेसफुल रहा है। किस तरीके से उसने सिस्टमैटिकली चीज़ों को हैंडल किया, किस तरीके से उसने अपने लोगों को अवेयर किया और उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं उसको मरम्मत रखने का, उस सालों से इन्वेस्ट करने का उनको आज फ़ायदा मिला, जो हमारे बाकी राज्यों को नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे बाकी राज्यों ने कभी इन दोनों विषयों पे कभी गंभीरता से नहीं समझा। तो बहरहाल आज जो मेरी एक बातचीत का और आप लोगों के बीच आने का जो एक मकसद था, मैं उसके बारे में अगर कहूँ तो मैं ये चाहती थी कि आज जब हम लॉकडाउन से पार्शली निकल चुके हैं, साइकोलॉजिकली तो पता नहीं कब तक निकलेंगे, या शायद जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन सोचिए और समझिए और आपको तय करना है कि आप आगे के भविष्य में किस समाज की, किस तरह की डेवलपमेंट की बात या समझ रखना चाहते हैं। आपके सामने दोनों तरह के मॉडल आपके सामने हैं। एक जो प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, जो निजीकरण की बात करता है, और एक जो सोशल वेलफेयर और पब्लिक सेक्टर को रिजेक्ट करते हुए जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता है, जो सोशल सिक्योरिटी की बात करता है, जो सोसाइटी को आगे ले जाने की बात करता है, उस मॉडल की बात करेंगे। क्योंकि अगर आज हम ये तय नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आगे के समय में हम चीज़ों को समझने का हमें मौका मिले, क्योंकि हमारे आकाएँ इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, इसको अवसर के रूप में देख रहे हैं। तो हमारे पास ये समझने की पर्याप्त समय है अभी कि हम समझ सके कि ये अवसर वो किस रूप में देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने लेबर लॉ के साथ छेड़खानी की, जिस तरीके से उसने उनके नियमों को तोड़ मरोड़ने का कोशिश किया है, वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जब मैं लेबर की बात कर रही हूँ तो एक चीज़ और मैं क्लियर करते चलूँ कि मिडिल क्लास खास करके इस बात से अपने आप को बहुत दूर रखता है कि वो लेबर नहीं है। क्योंकि जब भी हम लेबर की बात करते हैं तो हम हाउस सर्वेंट की बात कर रहे होते हैं, स्वीपर की बात कर रहे होते हैं, या फिर जो बहुत ही अनस्किल्ड लेबर है उसकी परिकल्पना, उसका इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस भ्रम से बाहर निकलिए। इस इंडस्ट्रियलिस्टिक ग्रुप के लिए, इस कैपिटलिज्म के लिए आप या तो स्किल्ड लेबर हैं, या सेमी स्किल्ड लेबर हैं, या फिर अनस्किल्ड लेबर हैं, लेकिन कोट एंड कोट आप लेबर ही हैं। और इस लेबर की जो
समझने की भी ज़रूरत है। किस तरीके से इन्होंने ट्रेड यूनियन, जो कि इतनी संघर्षों के बाद बनाई गई थी, जिसकी महत्व हम सभी जानते हैं, उसको इन्होंने उस तोड़ने मरोड़ने का काम किया। जिस तरीके से 1948 फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया था कि लोगों को एक सिक्योरिटी दी जाए, श्रमिकों को एक सिक्योरिटी दी जाए, उसको इन्होंने तोड़ने मरोड़ने का काम किया है। क्योंकि कैपिटलिज्म ये मान के चलती है कि जो श्रमिक हैं, श्रमिक जो हैं, उनके लिए बाजार क्या है? श्रमिक के लिए बाजार में अपना श्रम बेचना है, और श्रम के हिसाब से श्रम इनटू डिवाइडेड, अगर आप टाइम समय कर लेते हैं तो उतना जो आपका पैसा मिलता है उससे भी कम आपको पैसा दिया जाता है। उचित मूल्य से भी कम आपको मजदूरों को पैसा दिया जाता रहा है, और उतना ही पैसा दिया जाता है जितना आप खा करके सो जाए रात को, और कल सुबह फिर इनकी उन्नति के लिए अपनी श्रम शक्ति को झोंक दें, बिना कोई सिक्योरिटी के। आप और हम जैसे लोगों को, हमारे देश के तमाम मजदूरों को ये भट्टियों में, फैक्ट्री के भट्टियों में ठूस देने के लिए अपनी एक पैटर्न सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे दौर में डर लगता है जब ई लर्निंग जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, जब एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, हेल्थ को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, लेबर लॉ के साथ छेड़खानी की जा रही है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा देश, जो कैपिटलिस्ट का एक आइडिया रहा है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम वेजेस, और इस तरीके से अगर हम देखें तो डर लगता है कि कहीं हमारा देश सस्ती मजदूरों का देश न बन जाए। क्योंकि हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं करते, हम ऐसे समाज के हिस्सा बनने से या उसकी परिकल्पना मात्र से भी डरते हैं। क्योंकि हमने ये संघर्ष, ये जो फ्रीडम है, ये जो आज़ादी है, ये हमने कुर्बानियों से पाया है, हमने भाषणों से नहीं पाया है, हमने माफ़ीनामा लिख करके हमने ये आज़ादी नहीं पाई है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी विरासत, हम जिनको मानते हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी अपनी जान की, तब हमने ये आज़ादी पाई है, और इसको यूं मिटते देखना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस नकारात्मक समय में भी, इस बुरे दौर में भी हौसला बुलंद रखने की ज़रूरत है। और हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे कितना भी दमन हो जाए, हम कहीं से भी अपने संघर्षों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, और कहीं से भी हम इनकी जो मनसा है, जो इनकी जो हिटलर शाही है, इनका जो पैटर्न है, उसको अपने समाज में एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसलिए भी ज़रूरी है कि आज ये जो राइट विंग है, इसकी जो समझ है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि अगर कुछ सवाल है तो मैं लूँ। हाँ, कम्युनिस्ट तो समाप्त हो चुका है देश। कम्युनिस्ट भारत माता की जय। ओके, ओके, जब भी लोग ये कहते हैं कि भारत माता की जय, तो ऐसा क्यों लगता है कि लेफ्ट के लोगों को इससे बहुत दिक्कत होगी? नहीं भाई, दिक्कत नहीं होगी। हम तो चाहते हैं, और हमारे तमाम जो नेतृत्वकर्ता हैं हमारे संगठन के या लेफ्ट के, वो कहते आए हैं कि हम तो चाहते हैं देश के तमाम लोगों की जयकार हो। भारत माता की जय क्या मतलब, देश के तमाम लड़कियों का जय हो। कल जो कानपुर में लड़कियां जो सरकारी संरक्षण गृह में पाई गई, उनका भी जयकार हो, उनकी भी उन्नति और बढ़ोतरी की बात की जाए, उनकी भी जिंदगी और उनके भी जो मसले हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो बुनियादी अधिकार हैं, उनको दिया जाए। उनको जो उनके लिए जो सरकार ने जिम्मेदारी उठाई है, वो उनको दिया जाए, जिसके वो हकदार हैं इस समाज के हिस्सा होने के नाते, वो अधिकार उनको दिया जाए। हम तो चाहते हैं देश के तमाम गरीब, पिछड़े, अमीर जितने लोग हैं, चाहे वो
किसी भी तबके के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी नस्ल के हो, किसी भी लिंग के हो, सबका जय जयकार हो, सबको समान अवसर मिले, सबको समान अधिकार मिले। तो आप जो ये आंख बंद करके अंधभक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि आप टाइम आपके आंख बंद करने का नहीं है। क्योंकि आप अगर अभी आंख बंद कर लेंगे तो आपके घर के जो बच्चे हैं या आने वाले बच्चे होंगे वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। आपके घर में जब लोग बीमार पड़ेंगे तो वही सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा, जिस सरकारी अस्पताल को निजीकरण करने का वकालत करते हैं आपके जनाब। इसीलिए ये अंधभक्ति का समय नहीं है, अब आँख खोलिए, क्योंकि अब जो मसला है, अब जो लड़ाई है वो बहुत सामने की लड़ाई है। भारत फालतू, अच्छा नहीं फालतू आदमी को रीत नहीं। कन्हैया, ये भारत के लिए आगे आपकी सोच क्या है? ठीक है, मुझे लगता है कि इसके साथ ही मुझे कंक्लूड कर देना चाहिए। काफ़ी टाइम हो चुका है और आप लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के लिए जो सोच है वो बहुत ही स्पष्ट है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे संगठन AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की, और तमाम लेफ्ट के लोगों की ये समझ बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक स्टेट, जो हमारा संविधान कहता है, हम अपने संविधान को बचाने की बात करते हैं, हम अपने देश में डेमोक्रेटिक स्पेस को बचाने की बात करते हैं, हम डिबेट डिस्कशन के कल्चर को बचाने की बात करते हैं। और आज जिस क्राइसिस में राइट विंग का अटैक है हिटलरशाही के पैटर्न पे, उसमें ज़रूरी है कि हम सभी लोग एकजुट होकर के ऐसे नोशंस को, ऐसे टेंडेंसी को पुरजोर तरीके से विरोध करें, UPA और CA जैसे एक्ट का विरोध करें, और देश में सबको अमन शांति से जीने का जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, जो हमारे शहीद जिस देश की कल्पना करते हुए अपनी जीवन की कुर्बानियाँ दिए, हम उस दिशा में उस राह पे आगे बढ़ें और इस समाज को एक साइंटिफिक एक विजन के तौर पे, साइंटिफिक विजन के साथ लोगों को आगे बढ़ने में बढ़ने में मदद करें। और क्या कहते हैं, ये जो आप हमेशा बोलते रहते हैं कि अच्छा, अमरजीत, गरीबी, अशिक्षा, राष्ट्रवाद के विचारों की शून्यता, यही वह हथियार है जिनकी मदद से वामपंथी समाजवाद को राष्ट्रवाद के सामने खड़ा कर अपनी जगह जहर से भी ज़्यादा भैया राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? अगर राष्ट्रवाद को कौन डिफाइन करेगा? आप जनाब, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन? आप, या हमने देखा है कि फासिज्म जब भी आता है तो ये इमोशनल चीज़ों के साथ बहुत खेलती है। राष्ट्रवाद भी इमोशनल चीज़ें हैं। और राष्ट्रवाद क्या है? अगर मैं कहूँ मेरे लिए अगर राष्ट्रवाद क्या है, तो मेरे लिए बतौर एक भारतीय नागरिक, मैं अपने देश का नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं अपने समाज की बढ़ोतरी के लिए, समाज की जो बुराइयां हैं, जो असमानताएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उस पर बात करते हुए उस बुराइयों को मिटाने के लिए अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उस अंतिम आदमी जो गरीब है, जो गरीब तबके का है, जो पिछड़ा हुआ है, वहाँ तक अगर हम समानता की बात, न्याय की बात और उसको मौका देते हैं, तो ये राष्ट्रवाद है। ना कि ये राष्ट्रवाद है कि गोल बंद होकर करके 10 आदमी 12 आदमी एक भीड़ बन करके एक आदमी पे टूट पड़ी है। ये राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र को तोड़ने जैसी बात हो सकती है। और आपकी सरकार से तो एक और सवाल है,
आप लोग कहते हैं राष्ट्रवादी हैं। भाई अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र के सारे चीज़ों को मतलब प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं, दूसरे के हाथों क्यों बेच रहे हैं? भाई आप तो सभ्यता संस्कृति के मतलब पुरजोर दावेदारी पेश करते हैं, उसके पूरा वकालत करते हैं। तो आपसे गुजारिश है भाई कि आप राष्ट्र की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ ना करें यार। देश जो हमारा राष्ट्र का संपत्ति है उसको राष्ट्र की तरक्की और अमन शांति के लिए रहने दें, ताकि लोग तरक्की पसंद लोग, साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले लोग, समानता में और न्याय में विश्वास रखने वाले लोग इस समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सके शांति से। और हम चाहते हैं कि इस महामारी से हम ये भी सीखें कि हमारे लिए सोशल यूनिटी कितनी ज़रूरी चीज़ है, कैसे हमें अपने ही लोगों से उनको हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जेंडर के नाम पर हमें बांट करके हमारे ऊपर राज करने की जो ये साजिशें हैं, अगर इस देश के युवा गंभीरता से नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे तो बहुत मुश्किल होगा इस देश को संभालना। और इस यहाँ के जो इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं उसको ये बताना कि तुम्हारी जो ये हिटलर शाही की मानसिकता है, ये शहीदों के देश में, ये शहीदों के जो विरासत रखती है देश, उस देश में नामुमकिन है, इस देश में ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए थोड़ा देश की जो संपत्ति है उसको भी बचाने में थोड़ा सा आप लोग उस पर भी बात करिए, अगर आप लोगों का कुछ हो रहा हो तो। चलिए, मुझे लगता है कि अब सारे जितने भी सवाल हैं उसमें मैक्सिमम सवाल आ गया है, और हमारे मित्रों ने भी कुछ कुछ सवाल किया है। मित्र लोग भी परेशान हैं आजकल थोड़ा सा, क्योंकि अब उनके पास कोई आर्गूमेंट्स नहीं बचा है इस महामारी को देखते हुए, क्योंकि बीमार तो हम भी पड़ सकते हैं, वो भी पड़ सकते हैं। कोई आइडियोलॉजी देख करके तो कोविड-19 हो नहीं रहा है, तो किसी को भी हो सकता है, और किसी को भी होगा तो इलाज कराने हम प्राइवेट में नहीं पब्लिक में ही जाएंगे। बहुत कम लोग प्राइवेट में जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम तो पब्लिक में ही जाएंगे। तो इस महामारी ने, इस कोविड-19 ने मित्रों को भी थोड़ा सा परेशान कर दिया है, बुरे तरीके से परेशान कर दिया। हम लोग तो मुंह खोल करके बोल भी रहे हैं क्योंकि ये गलत हुआ, ये सरकार ने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन ये तो बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो आंख बंद करके ब्लाइंड सपोर्टर मतलब होता है कि आप वो कुछ देख ही नहीं सकते भाई, तो मतलब उन्होंने आंख बंद कर लिया है। भैया इतना ज़्यादा मतलब इतना अवैज्ञानिक कैसे हो जाते हो भाई? थोड़ा तो साइंटिफिक हो, मतलब किसी विचारधारा के लिए नहीं, किसी एक इंसान या संस्था के लिए नहीं, किसी अगेंस्ट या फेवर में नहीं, अपनी समझ के लिए, अपने आप के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे भी तो चीज़ों को समझो कि जायज़ क्या है, ज़रूरत क्या है। बहुत दूर कितना, कब तक ये सब मतलब तुम्हारा, मुझे लगता है मित्रों का भी मन भर गया होगा। एक सवाल और, वेट, हाँ जल्दी करिए। टुकड़े टुकड़े गैंग, भाई हम गोदी मीडिया के लोग अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके सारे सवालों को ख़त्म कर देंगे तो ये उनका समस्या है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। भाई टुकड़े टुकड़े गैंग का स्पष्टीकरण हो चुका है, और अब हम यहाँ से देने वाले हम भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है इस पे इनफ बहस हो चुका है। और मुझे तो बहुत कभी कभी आश्चर्य लगता है कि जो सरकार, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सरकार में है और उसको पता है कि कोई आतंकवादी है, कोई आतंकवादी समझ रखता है, जो सरकार मिनट में यकीन भर से यूएपी एक्ट लगा रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग को कैसे छोड़ दिया भाई? कोई सबूत नहीं मिला है क्या? मतलब हद है यार। कुछ लॉजिकल बातें अगर हो तो, कुछ नया सवाल हो तो बताओ, ये उलूल झुलूल क्या मतलब? कुछ और सवाल है? ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हम अच्छा हम लोग का एक साथ रहा, और आपका इस साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और यही कि जहाँ भी रहें हम लोग इस दौर में मानसिक रूप से भी हौसला बुलंद रहें, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकलाब जिंदाबाद, पढ़ाई लड़ाई जिंदाबाद, हमारा स्ट्रगल जिंदाबाद, AISF जिंदाबाद। शुक्रिया, धन्यवाद।